बुक फेयर। यार, और कितनी किताबें खरीदेगी? मेरी किताबों के दुश्मन, तू चुप कर और बस मेरे साथ चलता रहे। तुझे पता है मेरे हाथ में अभी भी 11 किताबें हैं। तो मैंने भी तो उठाई है ना बुक्स। हाँ, सिर्फ 4। तो क्या हुआ, तू लड़का है, ज़्यादा वजन उठा सकता है। अभी मैं खुद को लड़का नहीं, शॉपिंग मॉल वाली ट्रॉली महसूस कर रहा हूँ। नैना ने आयुष को घूर कर देखा, जिस पर आयुष ने भी उसे आंखें दिखाई। मुझ पर कोई असर नहीं होता तेरी आंखें दिखाने का। देख रहा हूँ, तेरी आंखें चश्मे के पीछे से भी असर करती है। नैना उसकी बात पर हंसते, पर कदम अब भी दोनों के बराबर चल रहे थे। नैना आयुष को दिल्ली के ट्रेड फेयर में जबरदस्ती लाई थी, बल्कि यूं कहिए कि लगभग घसीटते हुए लाई थी। आज संडे था और दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का आखिरी दिन था। नैना हर सामने दिखने वाली मोती को चुनती जा रही थी, जो आयुष पर भारी पड़ रहा था। नैना खुद की पॉकेट तो खाली हो ही चुकी थी और अब वो आयुष की पॉकेट पर हाथ साफ करने लगी थी। वाह, देख आयुष, वो बेस्ट सेलिंग बुक का पोस्टर। नैना एक स्टॉल के सामने रुक गई। बस कर दे नैना, वापस जाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। बस ये लास्ट। देख तो ये बुक किसी चेहरे के कैदी ने लिखी है, तेरे लिए बेस्ट सेलिंग। जेल के कैदी ने लिखी एक ऐसी किताब जो कुछ ही दिनों में बन गई बेस्ट सेलिंग बुक। नैना ने पोस्टर पर लिखा जोर से पढ़ा। छः, क्या बकवास है। जेल के कैदी आमतौर पर आत्मकथाएं लिखा करते हैं। मेरी नज़र में तो किताब को खरीद कर मेरे पैसे बर्बाद कर रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आयुष ने कंधे उचकाए। यार, ये बेस्ट सेलिंग बुक है, बस ये लास्ट, इसके बाद कोई और बुक लेंगे। पागल, बेस्ट सेलिंग जैसा कुछ नहीं होता। होता है तो किताबें पढ़े तो तुझे पता चले ना। हाँ, मुझे तेरे जैसे किताबी कीड़ा बनकर चश्मा नहीं चिढ़वाना। और वैसे भी हर किताब बेस्ट सेलिंग होती है, बस कुछ किताबों पर तुम जैसे रीडर्स बेस्ट सेलिंग का टैग लगा देते हैं। अरे, कुछ तो बात होगी ना इस किताब में। अरे यार, मैं तुझे ऐसे कितने राइटर से मिलवा दूँ जो लाजवाब लिखते हैं, बस उन्हें अच्छे रीडर्स नहीं मिलते जो उन्हें भी बेस्ट सेलिंग का एक टैग दिला सकें। अच्छा, छोड़ ना इन बातों को, ला जल्दी से 300 रुपये निकाल कर दे। नैना उसकी फिलॉसफी से तंग आ गई थी। 300 क्यों, किताब तो 150 रुपये की है ना। आयुष ने पर्स से पैसे निकाल कर नैना को दिए। हाँ, मुझे पता है, मुझे किसी की 2 कॉपी लेनी है। 2 का क्या करेगी? अरे, फिर नहीं मिली तो? बेस्ट सेलिंग है, कभी भी मिल जाएगी। वही तो बेस्ट सेलिंग है, आउट ऑफ स्टॉक भी जल्दी हो जाएगी। ऑफ, तेरे से जितना मुश्किल है तो कोशिश क्यों करता है? चल अब घर चलते हैं, पैसे हैं ना ऑटो के? बचा कर रखे हैं मैंने, वरना तुझे पर्स दे देता तो वो भी नहीं बचते। यार, तू कितना समझदार है, तभी तो मैं हर जगह तुझे साथ ले जाती हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। चल ठीक। आयुष ने हल्की नाराज़गी से कहा, जिस पर नैना जोर से हंसती। नैना और आयुष दोस्त होने के साथ साथ दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इंजीनियरिंग करते हुए भी नैना को न जाने कहाँ से किताबें पढ़ने का शौक लग गया था। इंजीनियरिंग की मुश्किल पढ़ाई के साथ भी वो अपने शौक को बखूबी टाइम दिया करती थी। दिल्ली बुक फेयर पूरे 9 दिन लगा था, पर पढ़ाई के चलते नैना को आज आखिरी दिन ही टाइम मिला था, इसलिए पूरे 9 दिन की किताबें एक दिन में ही खरीद डाली। दूसरा चैप्टर, एक अजीब खिंचाव। नैना ने घर आकर सभी किताबें
बुक शेल्फ में लगा दी और फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर वापस कमरे में आई तो उसकी नज़र बुक शेल्फ में लगी उसी किताब पर टिक गई, जिसे वो किताब नैना को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। नैना ने मन में जिज्ञासा जाग रही थी कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा है जो ये चंद दिनों में ही बेस्ट सेलर बन गई। बहुत सारा ऐसा होता है कि एक आम सी चीज़ भी हमें अपनी तरफ खींचती है। उनके बीच एक अजीब सा बेनाम सा रिश्ता बन जाता है। ऐसा ही अब नैना और उसके किताब के बीच बन गया था, एक बेनाम सा रिश्ता, जिसकी वजह से नैना उस किताब की तरफ खींची चली जा रही थी। नैना का पढ़ाकू मन आखिर उस किताब को निकाल ही लाया और उसने पहला पन्ना खोला, जहाँ बड़े बड़े अक्षर में लिखा था तेरे लिए, और वही नीचे राइटर्स के नाम की जगह राहु भी लिखा था। राहु भी, ये कैसा नाम है? नैना ने खुद से सवाल किया, पर नैना ने इस सवाल का जवाब तो ये किताब ही दे सकती है, इसीलिए उसने दूसरा पन्ना खोला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और ये कहानी मैंने लिखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाहर तो कुछ और नाम लिखा है। हाँ, आप सही है। बाहर ऐसा क्यों लिखा है वो आपको आगे पता चलता जाएगा। ये कहानी मैंने 2018 में लिखी है, पर ये कहानी तो काफ़ी पहले ही शुरू हो चुकी थी। आप ये कहानी पढ़ना शुरू करें इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में हर इंसान की एक कहानी है। बस किसी की ज़िंदगी को कोई पन्नों पर उतारने वाला मिल जाता है और उस ज़िंदगी को अल्फाज मिल जाते हैं, और किसी की ज़िंदगी अनकही रह जाती है। वैसे ही उस एक ज़िंदगी से जुड़े लाखों कहानियाँ होती हैं जो बस जुड़ती जाती हैं, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। जब आप ये कहानी पढ़ना शुरू करेंगे तो आप भी इस कहानी का एक हिस्सा, एक चरित्र बन जाएंगे। जहाँ तो मैंने कहा था, याद आया तो मैंने ये कहानी 2018 में लिखी है, पर ये कहानी शुरू हुई थी 1985 में। उस वक्त मैं 7 साल का था। पहली मुलाकात। उस वक्त मैं 7 साल का था और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब वो आई थी, मैं अपने मम्मी, पापा और एक छोटे भाई के साथ मुंबई के मरीन ड्राइव में बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहा था। उस वक्त वो मुंबई नहीं, बॉम्बे हुआ करता था। ऊपर वाले को मेरी ज़िंदगी में सुकून शायद पसंद नहीं आया, इसलिए उसे भी मेरे ही मोहल्ले में रहने भेज दिया। वो चाहता तो कहीं किसी दूसरे शहर या दूसरे मोहल्ले में भी भेज सकता था, पर वो मेरे ही मोहल्ले में आई, वो भी बस 3 ही घर छोड़कर। कहते हैं ना, किस्मत के खेल निराले होते हैं, और वैसे भी अगर वो नहीं आती तो शायद मेरी और उसकी ज़िंदगी अनकही रह जाती। तन्वी। तन्वी कहाँ चली गई? यहाँ तो अभी हम किसी को जानते भी नहीं है। उसकी मम्मी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी और वो हमारे घर के बाहर बने बगीचे में एक गमले के पीछे छिपी बैठी थी। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उसे डराने के लिए दोबारा आवाज़ में कहा। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पापा से नया नया सीखा था तो उसका अभी मुझ पर बहुत असर था। अपना मुंह बंद रखो और दूसरी तरफ देखो, नहीं तो मम्मी यहीं आ जाएगी। उसने मुंह घुमाकर मुझे घूरते हुए कहा और फिर से चिड़िया की तरह गमले के पीछे छिप गई।
5 साल की बच्ची के मुंह से इस अंदाज में बोलना मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर गुस्से से बोला, ये मेरा गमला है। नाम कहाँ है? अरे ये मेरे घर का गार्डन है, तो तुम यहाँ क्यों छुपी हो? अपने घर के गार्डन में छुपो ना। हमारे घर में गार्डन नहीं है तो तुम मम्मी यहीं आ रही है, वो मुझे देख लेगी। उसका ऐसा कहना था कि मैंने भी अपनी बेइज्जती का बदला फौरन लेने की सोचा और झट से बोला, आंटी क्या आप इसे ढूंढ रही हो? मैंने अपनी उंगली से गमले की तरफ इशारा किया। तन्वी यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चलो। उसकी मम्मी ने उसे वहाँ से उठा लिया और मेरी तरफ मुड़कर बोली, थैंक यू बेटा। और मैंने जीत की मुस्कान लिए उसे देखा। उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रही थी, पर उसकी गर्दन मेरी ही तरफ मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें किसी नागिन की तरह मुझे घूर रही थी। जैसे नागिन बदला लेने के लिए अपनी आंखों में दुश्मन की तस्वीर बना लेती है, ठीक वैसे ही मैं उसकी आंखों में अपनी तस्वीर देख रहा था। एक पल को मैं भी डर गया कि ये कोई भूत वूत तो नहीं, पर मम्मी कहती थी भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये हमारी पहली मुलाकात थी और दूसरी मुलाकात भी जल्द ही किस्मत ने लिखी थी। जैसे ही मेरी मम्मी को पता चला कि पड़ोस में नई फैमिली रहने आई है, उन्होंने एक अच्छे पड़ोसी होने का हक अदा किया और मुझे वहाँ भेज दिया। टिंग टोंग, वह डोरबेल बजाई। अरे बेटा आप आओ, अंदर आओ। दरवाज़ा उसकी मम्मी ने खोला, जो मुझे देखते ही पहचान गई कि मैं वही गार्डन वाला बच्चा हूँ। वो भी अपनी मम्मी के पास बैठी मुझे ही घूर रही थी। जैसे मुझे देखकर उसे थोड़ी देर पहले वाली बात याद आ गई हो। मम्मी ने बोला है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारे घर आ सकती हैं। मैंने मम्मी के रटाए शब्द यूज़ किए, तो बोल दिए, अच्छा लगता है, आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। यस आंटी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मैंने भी खुश होते हुए कहा। अपनी मम्मी को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, उन्होंने कहा और मैं हाँ में गर्दन हिलाता हुआ वापस जाने के लिए मुड़ गया। अरे सुनो बेटा, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं मुझे। राहुल, मैंने मुड़कर जवाब दिया। राहुल बेटा, इससे मिलो, ये तन्वी है। उन्होंने पास बैठी तन्वी की तरफ इशारा किया। तन्वी बेटा, ये राहुल है, आप दोनों दोस्त बनकर रह सकते हो। उन्होंने हम दोनों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराया। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो लोग अभी नए शिफ्ट हुए हैं। तन्वी के पापा का इधर ट्रांसफ़र हुआ था, तो वो यहाँ रहने आए थे, इसलिए उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं था और उसकी मम्मी हमारी दोस्ती कराना चाहती थी। मुझे इसे अपना दोस्त नहीं बनाना, वह जोर से चिल्लाई। बुरी बात है बेटा। नो मम्मी, वो फिर चिल्लाई। ये कैसा शो लगा रखा है? तभी अंदर कमरे से एक दाढ़ी मूंछ वाला लंबा सा आदमी निकल कर आया। उसकी आवाज़ सुनते ही वो अपनी मम्मी के पीछे छिप गई। वो कुछ नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, उसकी मम्मी ने मिनमिनाई। इन्हें बाहर खेलने भेजो, यहाँ शोर मत करो। एक बार फिर उस लंबे चौड़े आदमी की आवाज़ घर में गूंजी। जाओ बच्चों, बाहर जाकर खेलो, उसकी मम्मी बोली तो वो फौरन उठकर मेरे साथ बाहर आ गई। ये कौन है? मैंने पूछा। मेरे पापा है, बड़े खड़ूस है, ऐसा मेरे मुंह से निकल गया, पर उसने गुस्सा नहीं किया। शायद वो उनके डांटने पर उदास हो गई थी। चलो हम दोस्ती कर लेते हैं। मैंने उसे ऑफर दी, जिस पर वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप मेरे साथ हमारे घर के गार्डन में बैठी रही। बेबाकी। तन्वी और उसकी फैमिली को आए अब काफ़ी वक्त गुजर चुका था।
उसकी और मेरी मम्मी की दोस्ती हो चुकी थी और कुछ कुछ हमारी भी दोस्ती हो ही गई थी। हालांकि वो अभी तक मुझे अपना दोस्त नहीं कहती थी, पर फिर भी हम साथ खेलते थे और स्कूल भी साथ ही जाते थे, क्योंकि मेरे ही स्कूल में उसका एडमिशन कराया गया था। अक्सर वो मेरे साथ हमारे घर की गार्डन में बैठती थी। शायद उसे फूल पत्ती पसंद थे, पर उसने मुझे ऐसा कभी बताया नहीं। ज़्यादातर वो चुप ही रहती थी। मुझे याद है, जब वो आई थी तो उसने बाल कंधे तक हुआ करते थे, पर एक दिन तो उसने कमाल ही कर दिया और वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ खींचती हुई ले गई। अरे बताओ तो सही, तुम मुझे ले कहाँ जा रही हो? बस कहा ना, एक ज़रूरी काम है, चलो तो मेरे साथ, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। ठीक है चलो, पर कहाँ चलना है? मैंने हार मानते हुए कहा और वो मुझे किसी नाई की दुकान पर ले आई। तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे नहीं कटवाने अपने बाल। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत प्यार था। तुम चुप करके यहाँ बैठ जाओ। और मुझे पीछे की तरफ बिठाकर वो खुद बाल कटवाने के लिए कुर्सी पर बैठ गई। मैं उससे हैरत से देखता रहा कि यह लड़की पागल हो गई है। 15 मिनट के बाद वो एक नए रूप में मेरे सामने हाजिर थी। चलो घर चले। ये क्या करा लिया तुमने? क्या तुम्हारे मम्मी पापा डांटेंगे नहीं तुम्हें? कंधों तक लहराते बाल अब छोटे छोटे होकर बॉय कट हो गए थे। कपड़े तो वो पहले ही लड़कों जैसे पहनती थी, इसलिए अब आधा लड़के जैसी ही दिखने लगी थी। हम दोनों की पॉकेट मनी मिलाकर नए की फीस अदा कर दी गई थी। मुझे परवाह नहीं थी उसने कंधे उचकाए। उसके बारे में मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वो बेबाक होती जा रही थी, बस अपने मन की करती, और एक अजीब सा चिड़चिड़ापन उसकी नेचर में शामिल होता जा रहा था। किसी से सीधे मुंह बात न करना, कोई उससे कुछ कहे तो उसकी तरफ काट खाने को दौड़ना, और कभी कभी तो वो मुझे भी इग्नोर कर देती, जैसे वो मुझे जानती ही नहीं हो। पर मैं भी दिल के हाथों मजबूर था। मुझे उसकी कोई बात बुरी ही नहीं लगती थी, बस उसकी हर अदा पे मेरे दिल में उतरती जाती। बॉयकट कराने के बाद जब वो घर पहुंची तो हम दोनों पर बहुत डांट पड़ी। ये क्या बचपना है, अब तुम बड़ी हो गई हो? उसके पापा जोर से उस पर चिल्लाए। मुझे ऐसे ही बाल पसंद है, उसने बिना डरे जवाब दिया। ये सब इस लड़के की शय है, ये लड़का इसे बिगाड़ कर छोड़ेगा। अब वो मुजरिम बनी, अपनी पत्नी पर चिल्लाए। उसकी मम्मी या मैं कुछ कहते उससे पहले ही तन्वी बोल पड़ी। इसे कुछ मत कहिए, जो किया है मैंने अपनी मर्जी से किया है। लड़कों के साथ रहेगी तो यही होगा। अब की बार उसके पापा ने मुझ पर और मेरे छोटे भाई पर निशाना साधा था, क्योंकि तन्वी ज़्यादातर हम दोनों के ही साथ नजर आती थी। मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो, सिर्फ 13 साल की बच्ची हो। पर अभी तो आपने कहा कि मैं बड़ी हो गई हूँ। उसने एक बार फिर कंधे उठ गए। संभालो इसे, वरना हाथ से निकल जाएगी। अपनी बीवी पर चिल्लाते वो वापस अपने कमरे में चले गए। गुजरते वक्त के साथ मैं इतना तो जान गया था कि वो अपने पापा को पसंद नहीं करती थी, और जब मैं उससे इस बारे में कोई बात करता तो वह कभी जवाब नहीं देती, बस चुप हो जाती। पर एक दिन उसने मुझे सब बताया। बॉयकट। ये बात 5 अक्टूबर 1993 की है, जब
अचानक उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरी मम्मी उसे संभाल रही थी पर वो आपसे बाहर हो गई थी और बस एक ही बात बड़बड़ाई जा रही थी कि मेरी मम्मी को मार दिया, मेरी मम्मी की जान ले ली। उसकी इस बात का मतलब कोई नहीं समझ पा रहा था। सबको लग रहा था कि तन्वी को अपनी माँ की मौत का सदमा लगा है, इसीलिए वो कुछ भी बड़बड़ा रही है। आंटी की डेथ के बाद वो ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरने लगी। कभी हम हमारे घर की गार्डन में बैठे रहते तो कभी वो मेरे घर में होती। मेरी मम्मी भी अब उससे पहले से ज़्यादा प्यार करने लगी थी। तन्वी की माँ की अचानक मौत के बाद बस हमें इतना ही पता चला था कि उसकी माँ बहुत दिनों से बीमार थी और उनकी अचानक मौत की वजह भी उनकी लंबी चलती बीमारी ही थी। मेहता अंकल, जो कि तन्वी के पापा है, एक कर्नल थे। अपनी पत्नी की मौत के कुछ महीनों बाद वापस अपनी ड्यूटी पर जाने लगे थे, पर उन्हें तन्वी की फिक्र थी क्योंकि उनके जाने के बाद तन्वी घर पर अकेली होती थी। इसीलिए उन्होंने उसे हॉस्टल भेजने का फैसला किया और ये उसके हॉस्टल जाने से एक दिन पहले की बात है, जब वो मुझसे मिलने आई थी और हम दोनों वही अपनी फेवरेट जगह गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे। हॉस्टल जाने की वजह से वो बहुत उदास थी और अभी तक वो अपनी माँ की मौत भी नहीं भुला पाई थी। अब एक और दुख की उसे अपने दोस्तों से भी दूर जाना होगा। वैसे उसके दोस्तों की लिस्ट बहुत लंबी नहीं थी। उसके दोस्तों में बस मैं और मेरा भाई ही थे। मोहल्ले के बाकी बच्चों से उसकी दोस्ती नहीं थी। तो जो हम उम्र लड़कियां थी उनसे दोस्ती करना तन्वी को पसंद नहीं था और जो बाकी लड़के थे वो उसका मजाक बनाते थे कि लड़की होकर लड़कों से दोस्ती करती है, इसलिए उन लड़कों से भी उसकी बनती नहीं थी। बस एक मैं ही रह गया था जिसके साथ उसकी कुछ बन जाती थी, या एक वजह ये थी कि मैं उसकी सारी बातें आंख बंद करके मान लिया करता था। कल किस टाइम की ट्रेन है तुम्हारी? हम दोनों बहुत देर से चुप बैठे थे तो मैंने ही बात शुरू की। सुबह 11 बजे की, उसने छोटा सा जवाब दिया। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, जानती हूँ। और वैसे भी मैं मास्टर्स करके वापस आ जाऊंगी कुछ ही सालों में, पर उसमें भी तो बहुत साल है ना। ज़्यादा नहीं है, देखना यूं ही निकल जाएंगे ये साल। पर तुम हॉस्टल क्यों जा रही हो? तुम यहाँ रहकर भी तो पढ़ सकती हो ना। मैं भी जाना नहीं चाहती। मैंने अपनी माँ को खो दिया और बस एक तुम ही मेरे दोस्त हो। अब तुमसे भी दूर जाना पड़ रहा है। तुम मत जाओ ना। पापा की मर्जी है कि मैं आगे की पढ़ाई हॉस्टल में करूं। क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते। ये कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे पापा है। जानती हूँ, पर वो मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे लगता है उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था। तो क्या इसलिए तुम अपने बाल और कपड़े लड़कों जैसे रखती हो? हाँ, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अब भी मुझे पसंद नहीं करते। पर एक पिता ऐसे कैसे कर सकता है? वो ऐसे ही है और मुझे पता है। मेरी माँ भी अचानक नहीं मरी। मम्मी को भी पापा ने ही मारा होगा क्योंकि वो उन्हें बेटा नहीं दे सकी। नहीं तन्वी, ऐसे नहीं हो सकता। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, वो जोर से चिल्लाई। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है।
उन्होंने ही मारा है मेरी मम्मी को। उसके इस तरह अचानक चिल्लाने की वजह मैं समझ नहीं सका। अच्छा, तुम मुझे लेटर लिखा करोगी ना? वो गुस्सा होने लगी तो मैंने बात बदल दी। और तुम? मेरी बात बदलते ही वो अब एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। हाँ, मैं भी लिखा करूँगा। उस दिन हम दोनों घंटों बैठे बातें करते रहे। मुझे नहीं पता था कि वो अपने पापा से इतना नाराज़ क्यों रहती है, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता था कि उसकी मम्मी को उसके पापा ने मारा होगा। इस बारे में तन्वी को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो बीमार थी, ये हर कोई जानता है, पर उन्हें क्या बीमारी थी ये उन्होंने कभी बताया नहीं था। अगले दिन वो हॉस्टल के लिए निकल गई और मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। अजीब लड़कियाँ। जब से वो मुझसे दूर गई थी मुझे वो और ज़्यादा याद आने लगी थी, और उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया है। ये एहसास मुझे बहुत प्यारा लगा, पर मैं ये नहीं जानता था कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। क्या वो भी मुझे पसंद करती है? ये मेरा प्यार एक तरफा है। उसके जाने के कुछ महीने के बाद उसका पहला लेटर आया, जिसमें उसने बस इधर उधर की कुछ बातें लिखी थी। उसने बताया कि हॉस्टल की लड़कियां भी उस पर हंसती है क्योंकि उसका हुलिया लड़कों जैसा होता है। वो मुझे बताती कि लड़कियां कैसे कैसे अदाएं दिखती हैं, अपनी अदाओं से लड़कों को बेवकूफ़ बनाती है और फिर उनके पीठ पीछे उन्हीं लड़कों की हंसी उड़ाती है। वो इस बात पर खुश होती कि ये सब अदाएं उसमें नहीं है। कभी हॉस्टल के खाने की बुराई करती तो कभी दुखी होती कि 2 या 3% से टॉक करते करते रह गई। अपनी मम्मी को बहुत मिस करती थी और उनकी खूब बातें लिखती, लेकिन अपने पापा का कभी कोई जिक्र नहीं करती थी। धीरे धीरे उसने मुझे लेटर लिखने कम कर दिए और फिर कुछ साल बाद बिल्कुल ही बंद हो गए। शायद वो अपनी पढ़ाई में बिजी रहने लगी थी, पर मैं उसे पाबंदी से लेटर भेजता था और उसे यहाँ का हाल बताता था। कभी कभी उसके पापा की बातें भी लिखता था, पर वो उनके बारे में कभी कोई जवाब नहीं लिखती। उसके जाने के कुछ साल बाद मैंने उसके फ़ोटो भेजने के लिए कहा, पर उसने कभी नहीं भेजी। जवाब में कहती, मुझ में वो लड़कियों वाली अदाएं या रूप नहीं है। मेरी तस्वीर देखकर क्या करोगे? देखते ही देखते साल गुजर चले गए और 12 साल निकल गए। इन 12 सालों में वो बस एक बार ही घर आई थी। अब उसका मास्टर्स कंप्लीट हो गया था। वो वापस आने की तैयारी में लग गई थी और मैं उसके स्वागत की तैयारी में। इंटरवल के बाद वाली अंजलि। आज मुझसे आना था। आज मेरी तन्वी को वापस आना था। पूरे 12 साल के बाद वो लौट रही थी। न जाने इन 12 सालों में वो कैसी दिखती होगी। क्या अब भी वो लड़कों ही की तरह होगी या बस कुछ अलग रूप में सामने आएगी? मैं स्टेशन पर खड़ा बस उसकी सब ख्यालों में खोया हुआ था कि ट्रेन की आवाज़ से मैं ख्यालों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आ गया। जैसे जैसे ट्रेन की चुक चुक की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, वैसे वैसे ही मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी और अचानक ट्रेन रुक जाती है। साथ ही मेरे दिल की धड़कन भी बस रुकने ही वाली थी और वो नज़र आई। ट्रेन के दरवाजे से पतली दुबली सेक्सी सी लड़की निकली जिसने पीली सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी खुली लंबी जुल्फ़ें हवा में लहला रही थी।
पीली साड़ी में लहराते पल्ले के साथ सूरज की पराबैंगनी किरणों से आंखों को बचलती काला चश्मा चढ़ाए जुल्फ लहराती वो सीधी मेरे दिल पर धक से आ लगी। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था कि ये तो कुछ कुछ होता है कि इंटरवल के बाद वाली अंजलि में बदल गई। पर तभी थकान के मेरे अंदर कुछ टूटा, क्योंकि वो मुझे इग्नोर करती दूसरी तरफ चली गई थी और मैं सकते की हालत में था कि उसने मुझे पहचाना ही नहीं। कैसे? क्यों? मैंने तो उसके नाम की नेम प्लेट भी पकड़ी थी, फिर भी वो मुझे इग्नोर करती आगे क्यों बढ़ गई? राहुल, तुम राहुल हो ना? एक लड़की सामने से आकर मुझे ख्वाब से जगती है। हाँ, पर तुम कौन हो? मैं दुखी मन से उसकी तरफ देखकर पूछा। उसने मेरे हाथ में पकड़ी नेम प्लेट की तरफ इशारा किया और मेरे दिमाग की घंटी बज गई। अबे यार, तुम तन्वी हो? मैंने तुम पर जोर डालते हुए पूछा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वही लड़कों वाले कपड़े और वही लड़कों जैसा हेयर स्टाइल, पर लड़कियों जैसा मासूम चेहरा। शायद मैं गलत था। शायद मैं उम्मीद कर रहा था कि तन्वी अब बदल गई होगी, इसीलिए उस अजनबी लड़की को मैंने तन्वी समझ लिया। पर मेरी तन्वी कोई मौसम तो नहीं जो बदल जाएगी। हाँ, क्या तुम भूल गई क्या मुझे? उसने हंसकर पूछा। ना नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैंने भी खिसियानी हंसी हंसकर कहा। पापा ने तुम्हारे बेचा है, वो खुद नहीं आए? हाँ, वो उनकी ड्यूटी थी ना, इसलिए। पता नहीं ड्यूटी ही थी या उन्होंने फिर से कोई बहाना बना, मुझे ना मिलने का कोई बहाना बनाया होगा। अरे तन्वी, ऐसा नहीं है, वो सच में बिजी है आज। मैंने उनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए, पर सालों से चलती गलतफहमियों की वजह से इतनी आसानी से तो दूर नहीं होती ना। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। तुम्हें पता है, आज मम्मी ने डिनर में सारी तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। अच्छा, आंटी को सब याद है? और नहीं तो तुम कोई भूल जाने वाली चीज़ हो पागली। मेरी बात पर वो मुस्करा दी और फिर हम दोनों टैक्सी पकड़कर घर की तरफ निकल गए। कुछ खास पल। तो कैसा चल रहा है सब? तन्वी और मैं डिनर के बाद उसी गार्डन में बैठे थे जो बचपन में हमारी फेवरेट जगह हुआ करती थी। मेरी मम्मी के गार्डनिंग के शौक की वजह से ये गार्डन आज भी सलामत था। आज तन्वी और उसके पापा का डिनर हमारे ही घर पर था। मेरी मम्मी ने तन्वी के आने पर खास तैयारियां की थी। बड़े लोग अंदर बैठे बातें कर रहे थे और हमें वहाँ बैठे बैठे बूढ़ों वाली फीलिंग्स आ रही थी, तो हम दोनों बाहर आकर बैठ गए और मेरा छोटा भाई अंकुश स्टडी करने अपने रूम में जा चुका था। सब बढ़िया चल रहा है। तुम बताओ, कैसे रहे ये 12 साल हॉस्टल में? मैंने तन्वी की बात का जवाब दिया, साथ ही सवाल भी कर डाला। 12 साल कोई आसान नहीं है उन अजीब लड़कियों के बीच रहना। क्यों, तुम भी तो लड़की हो। मैं पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ, बताओ फिर। तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो। लड़की शब्द मुझे गाली जैसा लगता है पूरी। तुम सच में पागल हो। खैर छोड़ो ये बात। ये बताओ, तुम्हारी लाइफ जैसी रही इन 12 सालों में? मेरी लाइफ भी ठीक ही रही, बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। तो ये पढ़ाई से फ़ायदा भी तो हुआ ना, एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉय हो, और क्या चाहिए? अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जिसे वो शायद समझकर भी अनजान बन गई। अच्छा, तुम बताओ आगे क्या सोचा है? मैंने बात बदली। आगे कुछ दिन आराम करके जॉब सर्च करूँगी।
हॉस्टल के 12 साल की थकन उतारना चाहती हूँ, उसने हंसते हुए कहा। तुम और जॉब, हाँ हाँ हाँ, इसमें हंसने वाली क्या बात है मिस्टर, ये 2005 है, इसमें सब लड़कियां जॉब करती है, उसने कुछ नाराजगी से कहा। पर तुम लड़की कहाँ हो? अपना मुंह बंद करो, वरना ये काफ़ी का मग है, तुम्हारे सिर पर मार दूंगी। उसने कॉफ़ी का खाली मग मेरे सिर की तरफ उठाया। अच्छा अच्छा, सॉरी बाबा, मैंने उसके सामने हाथ छोड़ दिए। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई तन्वी। क्या? तुम लड़कों जैसे कपड़े पहनती हो और हेयर स्टाइल भी लड़कों जैसा ही है, पर बोली हो लड़कियों जैसे। क्या तुम खुद भी कंफ्यूज हो? मैंने सीरियस होकर पूछा तो वो भी सीरियस हो गई। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं तो लड़कों जैसे ही बोलना चाहती थी और शुरू भी किया था, पर जब मम्मी को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं कभी लड़कों जैसे नहीं बोलूँगी। उनका वादा और मेरी ज़िद के बीच में मैं आधी आधी बट कर रह गई, न लड़का बन पाई और न लड़की एक ही रह पाई। तो तुमने अब क्या सोचा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपना हुलिया बदलना चाहिए? कल को तुम्हारी शादी भी होगी तो नहीं, मैं जैसी हूँ ऐसे ही रहना चाहती हूँ और मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। उसने मेरी बात बीच में ही काट दी और अपनी बात कहकर खड़ी हो गई। मुझे नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट। मैंने आगे बात बढ़ाना सही नहीं समझा, इसीलिए फौरन ही गुड नाइट बोल दिया और वो भी गुड नाइट कहती चली गई। मैं भी कुछ देर बाद उठकर अंदर चला गया। जॉब की तलाश। तन्वी ने काफ़ी जगह जॉब सर्च की और कुछ जगह से उसे जॉब मिल भी गई, पर कुछ महीनों बाद ही वो उस जॉब को छोड़कर एक नई जॉब की तलाश में निकल पड़ती। जहाँ भी जाती लोग उसके हुलिये पर उसका मजाक बनाते या उसके पीठ पीछे उसकी हंसी उड़ाते। जब उसे पता चलता तो वो उनसे भी लड़ बैठती और वहाँ से जॉब छोड़कर चली जाती। जॉब करते और छोड़ते तो शायद निकल गए थे और अब उसने मन बना लिया था कि वो जॉब अब मिलेगी उसे, वो किसी सूरत नहीं छोड़ेगी, चाहे लोग कुछ भी बातें बनाए उसके बारे में, ये चाहे कितना ही उसका मजाक उड़ाए। अब वो भी उसी कंपनी में एम्प्लॉय हो गई थी जहाँ मैं जॉब करता था। मेरी अपने बॉस से अच्छी बनती थी तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट से ही तन्वी को वहाँ जॉब मिल गई थी। अब हम दोनों अक्सर साथ ही आते जाते थे। उसे जॉब करते कुछ महीने गुजर गए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लोग तो अभी भी तन्वी को बातें बनाते थे, बातों बातों में उसे एहसास दिलाते कि वो एक लड़की ही है, पर तन्वी कोई रिएक्ट नहीं करती। शायद अब उसने लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख लिया था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी और तन्वी की ज़िंदगी बदल कर रख दी। खौफनाक हादसा। वो 25 अगस्त 2008 की रात थी। रात के कोई 9:30 बजे होंगे। हमारे ऑफिस का टाइम ख़त्म हो चुका था और तन्वी मेरे सिर पर खड़ी थी। चलो यार, और कितना काम करोगे? बस 2 मिनट तन्वी। यार बॉस तुम्हें कुछ ज़्यादा सैलरी देते हैं क्या जो रात रात भर काम करते हो? नहीं यार, बॉस मेरा सगा नहीं है जो मुझे फालतू पैसे देगा। ये तो मेरा ही प्रोजेक्ट है जो मैंने लेट कर दिया। मुझे वो सब नहीं पता, उठो वरना मैं तुम्हारी बाइक लेकर चली जाऊंगी, फिर आते रहना तुम टैक्सी से। अच्छा एक काम करो, तुम बाइक के पास जाकर मेरा वेट करो, मैं बस
10 मिनट में काम खत्म करके आता हूँ। ओके, लाओ चाबी दो। अगर तुम 10 मिनट में नहीं आए तो मैं बाइक लेकर चली जाऊंगी। ओफो, तुम्हें बाइक भी गलत सिखा दी मैंने। लो मेरी माँ, पकड़ो चाबी, और 10 से 11 मिनट हो जाए तो चली मत जाना। इतनी रात को टैक्सी भी नहीं मिलती हुई। सोचूंगी तन्वी यार, सिर्फ 10 मिनट। ऐसा बोलती वो बाइक की चाबी उंगली में घुमाती चली गई और मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगा, क्योंकि उसका कुछ भरोसा नहीं था कि वो 10 मिनट बाद बाइक लेकर चलती बने और मुझे यहीं छोड़ जाए। तन्वी नीचे पार्किंग में बाइक के साथ मेरा वेट कर रही थी। तभी यहाँ हमारे साथ काम करने वाले 3 लड़के आ गए। शायद वो भी अपनी बाइक के कार पार्किंग से निकालने आए होंगे। है तन्वी बड़ी? उनमें से एक लड़का तन्वी से बोला। हाँ, तन्वी ने पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? आज तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? वो बॉडीगार्ड नहीं है, दोस्त है मेरा। तन्वी ने उस लड़कों की गलतफहमी दूर की। ओह अच्छा, आया क्यों नहीं? वो अभी तक बिजी है वो काम में। आओ, हम तुम्हें लिफ्ट दे दे आज, उनमें से एक ने बड़े छिछोरे अंदाज में कहा। मुझे तुम्हारी लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, पर हमें तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है, दूसरा लड़का तन्वी के बदन को कुर्ता हुआ बोला। तन्वी कपड़े तो लड़कों के पहनती थी, लेकिन भगवान ने उसके शरीर की बनावट लड़कियों वाली ही बनाई थी। आखिर वो थी तो एक लड़की ही। आज भी तन्वी में शर्ट और जीन्स पहनती थी। उसके शरीर की बनावट के कारण उसके छाती पर से शर्ट के बटन कुछ खींचे हुए थे। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? अब तन्वी कुछ गुस्से से बोली। कार में बैठो हमारे साथ, फिर बताते हैं, उनमें से एक ने उसको घूरते हुए कहा। वो लड़के तन्वी को भेड़िए की नज़रों से देख रहे थे। बकवास बंद कर अपनी, एक मुक्का मारा ना तो सारे दांत बाहर गिर जाएंगे तेरे। लड़कियों जैसे नाजुक नहीं हूँ मैं, तन्वी ने गुस्से में हाथ का मुक्का बनाया। अरे हाँ, याद आया, तुम तो लड़का हो ना, ज़रा देखो तो तुम भी अंदर से हम जैसी दिखती हो या कुछ अलग है। एक लड़का अपनी हद पार करता तन्वी के पास आ रहा था और उसकी कमर पर हाथ लगाकर बोला, दूर हट कमीने। तन्वी ने जोर से उसके मुंह पर मुक्का मारा, जिससे कुछ खून उसकी मुंह से सिरने लगा। साली मारती है, अब देख हम क्या करते हैं तेरे साथ। ऐसा बोलकर 3 लड़के तन्वी पर झपट पड़े और उसके कपड़े खींचने लगे, जिससे उसकी शर्ट के कुछ बटन टूट गए और उसका शरीर और ज़्यादा खुलकर सामने आने लगा। तन्वी बराबर उनका मुकाबला कर रही थी, पर वो 3 थे और तन्वी अकेली। तभी उसने बाइक की साइड पॉकेट से औजार निकाला और एक के बाद एक जोर जोर से एक के सिर पर कई वार किए। वो जोर से चिल्लाया और साथ ही उसके सिर से खून की फुहार छूट पड़ी। उस अचानक हमले से बाकी दोनों फड़के भी तन्वी से पीछे हट गए। तन्वी अब भी होश में नहीं थी। दूसरे लड़के पर झपटी, इतने में तीसरे लड़के ने पुलिस को कॉल कर दी। हेलो सर, हमारे दोस्त का मर्डर हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। उसने कंपनी का एड्रेस देते हुए पुलिस को यहाँ बुला लिया था। मैं काम खत्म करके जल्दी जल्दी आ रहा था, क्योंकि मुझे 10 मिनट से काफ़ी ऊपर टाइम हो गया था। मुझे डर था कि कहीं तन्वी बाइक लेकर अकेली नहीं चली गई हो। जैसे ही मैं पार्किंग में आया, तन्वी एक लड़के के पास पागलों जैसे बैठी थी। तन्वी और बेहोश पड़े लड़के के अलावा वहाँ कोई नहीं था। तन्वी, ये कौन है? क्या हुआ है इसे? तन्वी कुछ नहीं बोली, बस मुंह नीचे किए बैठी रही। कुछ बोलती क्यों नहीं? यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने उसका मुंह ऊपर करके उसे झिंझोड़ा तो मेरी नज़र उसकी फटी शर्ट पर पड़ी और मुझे एक पल नहीं लगा सारा मामला समझने में।
ओह गॉड, मैंने नीचे पड़े लड़के की नब्ज और दिल की धड़कन चेक की, जहाँ केवल शांति थी। शायद वो मर चुका था। ये तो मर गया तन्वी। मैं अब भी तन्वी के पास वहीं बैठ गया। मैंने इसे मार दिया, मैंने इसे मार दिया, तन्वी हल्की हल्की बड़बड़ा रही थी। तभी मेरे कानों में पुलिस के सायरन की आवाज़ आई। लगता है पुलिस आ गई। तन्वी उठो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि पुलिस हमें यहाँ देख ले। उठो तन्वी। मैं उसे ज़बरदस्ती उठा रहा था, पर वो जैसे पत्थर की बन गई थी, हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। पुलिस कार के रुकने की आवाज़ आई तो मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक पल में मेरे दिमाग ने फैसला कर लिया और मैंने तन्वी के हाथ से वो औजार छीन लिया जिससे उसने सामने पड़े लड़के के सिर पर वार किए थे। पुलिस आई और हम दोनों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। पूछताछ। बता, मर्डर किसने किया? इंस्पेक्टर गर्जा। मैंने उसे मार दिया। तन्वी अभी भी हल्के हल्के बड़बड़ाए जा रही थी, जो साफ साफ सुनाई नहीं पड़ रहा था। मैंने घबराते हुए जोर से बोला कि तन्वी की आवाज़ दब जाए। क्यों मारा उसे? इंस्पेक्टर फिर गर्जा। वो तन्वी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मेरे मुंह से अटक अटक कर निकला। तन्वी कौन है? मेरी दोस्त। मेरे पास बैठी तन्वी की तरफ उंगली से इशारा किया। ओह ये। इंस्पेक्टर ने तन्वी को ऊपर से नीचे तक देखा। अगर मर्डर तूने किया है तो ये क्यों बड़बड़ा रही है? कहीं तो इसका इल्ज़ाम तो अपने सर लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा? इंस्पेक्टर ने घूरते हुए कहा। नहीं, वो सदमे में है। अच्छा, बलात्कार की कोशिश का सदमा? हाँ, वो खुद को लड़का कहती थी, पर उसके साथ भी कि सब हो सकता है। ये पाना से कैसे किसी को मारा जा सकता है? पास खड़े पुलिस ने टेबल पर पड़े खून से सने पाने की तरफ इशारा किया। वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। सर, केस तो सॉल्व ही है। मुजरिम खुद अपना गुनाह कबूल कर रहा है। दूसरा इंस्पेक्टर बोला। लेकिन मर्डर का केस है तो मामला कोर्ट तक जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या फैसला होता है, इंस्पेक्टर ने कहा और तन्वी की तरफ देखकर फिर बोला। लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही, इसे हॉस्पिटल में एडमिट करो और लड़की को लॉकअप में डालो। इंस्पेक्टर बोलता हुआ बाहर निकल गया। वो लड़का तो मौके पर ही दम तोड़ गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी साबित हो गया था कि सिर पर लगातार वार होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकी दोनों लड़के इस केस से दूर रहे क्योंकि उन्हें डर था कि उन पर रेप केस हो सकता है। तन्वी के गले और बाहों पर खरोच के निशान से डॉक्टर की रिपोर्ट भी साबित कर रही थी कि उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। मेरे लगातार गुनाह कबूलने पर मुझे दोषी पाया गया और कुछ दिन कोर्ट में केस चलने के बाद मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी गई। तन्वी का नया रूप। तन्वी कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। जब वो सदमे से बाहर आई तो मुझसे मिलने जेल आई। जाली के एक तरफ मैं खड़ा था और दूसरी तरफ वो थी। पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। एक नए रूप में मेरे सामने खड़ी थी। चेहरा उदास था, आंखों में नमकीन पानी बह रहा था और पैंट शर्ट की जगह कमीज सलवार ने ले ली थी। दुपट्टा गले में फैलाए बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। पहले से कुछ दुबली सी लग रही थी और आंखों के नीचे भी कालापन आ गया था। शायद काफ़ी रोई थी वो। राहुल, रुंधे हुए गले से उसने मुझे पुकारा। मैं एक लड़की ही हूँ। आंसू आंखों की कैद से आज़ाद होकर उसके गालों को चूम रहे थे। जानता हूँ ये दुनिया बहुत बुरी है। नहीं तन्वी, दुनिया बुरी नहीं है, बस कुछ लोग अच्छे नहीं हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? खून
मैंने उसे बोलने से रोक दिया। पर तुम तो कहा ना चुप रहो। इस बार मैंने टोकने पर वो चुप हो गई और बस आंखों से आंसू बहाती रही। तुम बहुत बदल गई हो तन्वी। शायद मुझे बहुत पहले बदल जाना चाहिए था। जब जागो तभी सवेरा। मेरी जिंदगी में सवेरा करके तुम क्यों अंधेरे में चले गए? क्यों किया राहुल तुमने ऐसा? तेरे लिए, मेरे लिए। तुम आज तक जान ही नहीं पाई कि तुम मेरे लिए क्या हो। कभी कभी सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहना ठीक होता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। हम दोनों के बीच कुछ पल खामोशी से गुजर गए। उसने फिर से बात शुरू की। इन दिनों पापा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो ऐसा नहीं जैसा मैं उन्हें समझती थी। मैं जानता हूँ। तुम्हें सब पता होता है क्या? सब तो नहीं, पर कुछ बातें पता है जो तुम नहीं समझती। तुम दूसरों से बहुत अलग हो। कैसे? पता नहीं। जब पता नहीं तो फिर ऐसा क्यों बोला? कुछ बातों की गवाही दिल देता है, पर उन बातों को कहने के लिए लफ्ज़ नहीं होते। चलिए, मिलने का टाइम ख़त्म हो गया। तभी एक पुलिस वाले ने आकर हमें बताया कि बातों में वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है। तुमने जो मेरे लिए, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकती हूँ? मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। कैसा वादा? इस केस के बारे में जो तुम जानती हो वो तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि यह राज ही रहे और दुनिया केवल इतना ही जाने जितना वो अब मानती है। उससे ज़्यादा किसी को पता नहीं चले। पर राहुल, किसी को नहीं मतलब किसी को भी नहीं तन्वी। हाँ, एक और बात। खुश रहो और जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। चलिए, पुलिस वाले फिर बीच में बोल पड़ा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो ऐसा कहकर चली गई। मैंने देखा जाते वक्त भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। पंख लगकर उड़ता वक्त। मुझे उम्र कैद होना मेरे घर वालों के लिए एक बड़ा सदमा था। जब वो यही पता था जो मैंने कोर्ट में कहा, इसलिए कुछ लोग नाराज़ थे और कुछ लोग मुझ पर तरस खा रहे थे। हकीकत सिर्फ तन्वी जानती थी, इसलिए वो मेरे साथ थी। वक्त गुजरता जा रहा था। इस बीच जो मैं अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सका वो मेरा छोटा भाई कर रहा था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। अपनी एक कॉलेज फ्रेंड के साथ उसने शादी कर ली थी। शुरू में तन्वी मुझसे मिलने आती थी और हम खूब बातें करते थे, पर अक्सर वो पुलिस वाला आकर हमारी बातें बीच में ही रुकवा दिया करता था। साल बीतते गए और तन्वी की भी शादी हो गई। उसने अपने पापा को बहुत समझाया कि वो मेरा इंतज़ार करना चाहती है, पर उसके पापा ने एक न सुनी। मेहता अंकल किसी मुजरिम से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे और फिर मेरे समझाने पर तन्वी राज़ी हो गई। लड़का अच्छी पोस्ट पर था और मुंबई में ही वेल सेटल था। जब कभी तन्वी मायके आती तो मुझसे मिलने ज़रूर आती और रोहित यानी तन्वी का पति की बातें करती। मैं खुश था क्योंकि तन्वी खुश थी। तन्वी ने बताया कि उसकी मम्मी को उसके पापा ने नहीं मारा था। उन्हें कैंसर था जो सिर्फ उसके मम्मी पापा को पता था। इसीलिए उसके पिता हमेशा उदास और गुस्से में रहते थे। शायद वो अपनी किस्मत से गुस्सा थे या बीमारी से न लड़ पाना उनमें गुस्सा भर रहा था। कुछ उनके स्वभाव में उनकी जॉब का असर था जो तन्वी कुछ और समझ बैठी थी। बचपन में अपने माँ बाप के बीच होती छोटी मोटी नोक झोंक को वो बड़ा झगड़ा समझ बैठी थी। आज मुझे जेल में 10 साल हो गए हैं और मैं ये कहानी लिख रहा हूँ। इस कहानी को लिखने के पीछे
भी एक वजह है। उस समय एक वादा मैंने लिया था तन्वी से, तो एक वादा तन्वी ने भी मुझसे लिया था। इस किताब को या इस कहानी को आप वो वादा समझ सकते हैं जो तन्वी ने मुझसे लिया था। तन्वी चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं दुनिया की नज़र में बेगुनाह साबित हो जाऊं। अब जब कि मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से मेरी सज़ा कम कर दी गई है और कुछ ही महीनों में मैं जेल की कैद से आज़ाद होने वाला हूँ, तो मैंने इस कहानी के ज़रिए अपनी बेगुनाही भी साबित कर दी और अपना वादा भी पूरा कर दिया, और शायद तन्वी से मोहब्बत का फ़र्ज़ भी अदा कर दिया। आखिरी बात बस इतनी सी थी। हमारी कहानी जिसे मैंने पन्नों पर उतारने की कोशिश की है, कभी लम्हों सालों में गुजरते हैं, और जब साल गुजर जाते हैं तो लगता है कि लम्हों में गुजर गए। यूँ तो मेरी ज़िंदगी के बहुत से हसीन पल, बहुत से मौसम मेरे बिना ही गुजर गए, पर फिर भी दिल को एक सुकून है कि जिसकी खुशी के लिए मैंने ये सब खोया वो आज खुश है। आज तन्वी अपने 7 साल के बेटे और पति के साथ एक सफल ज़िंदगी गुजार रही है। मेरा एक पल का फैसला उसकी ज़िंदगी बना भी सकता था और मिटा भी सकता था। आपको क्या लगता है, मेरा फैसला सही था या गलत? वैसे अब तक तो आप शुरू में लिखे राहुवी का मतलब समझ ही गए होंगे। ये कहानी मेरी और तन्वी की ज़िंदगी की कहानी है, इसीलिए राहुल प्लस तन्वी इज इक्वल टू राहुवी। अब मेरी और तन्वी की ज़िंदगी भी अनकही नहीं रही है। एक वादा मैंने पूरा किया, एक वादा तन्वी ने पूरा किया, और अब एक वादा आपको पूरा करना है कि हमारी ये कहानी सब तक पहुँचे, ताकि ज़िंदगी से ज़िंदगी जुड़ती चली जाए और किसी की भी ज़िंदगी अनकही न रह जाए। बहते आंसू। नैना ने पूरी किताब पढ़कर बंद की तो उसे एहसास हुआ कि उसके गाल कुछ गीले से हैं। नैना को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने ठीक किया राहुल, नैना बहते पानी को साफ करती हुई खुद से बोली। नैना ने कमरे की खिड़की से बाहर झाँका तो सूरज की किरणें अलविदा कह चुकी थी और शाम के साए चारों तरफ फैले हुए थे। तेरे लिए एक अनोखी प्रेम कहानी। पढ़ते हुए उसे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ कि इतना वक्त गुजर चुका था। नैना कब से कमरे में बंद है, अब बाहर भी निकला। खाना लगा दिया है मैंने टेबल पर। नैना को अपनी मम्मी की आवाज़ आई जो उसे डिनर के लिए बुला रही थी। आई मम्मी, बस 2 मिनट, नैना ने कमरे से ही आवाज़ लगाई। पता नहीं ये आजकल के बच्चे क्या करते रहते हैं, दिन भर कमरे में बंद। बाहर से नैना की मम्मी की गुस्से से बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी और नैना जल्दी जल्दी बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी। उसने ये किताब अपने बैग में रखी जिससे कि वो कल आयुष को भी ये किताब दे सके और उससे भी ये कहानी पढ़ाए। कल कॉलेज के लिए बैग सेट करके वो बाहर डिनर के लिए चली आई थी।